डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेके चला आया हूँ आपके लिए वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका चैप्टर 4, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 3 कंप्लीट करा दिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे इसका चैप्टर 4 जिसका नाम है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, जल प्रशोधन प्रक्रम। हालांकि चौथे चैप्टर में हम लोग सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर भी इसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है इसमें कई प्रोसेस होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कई चैप्टर अलग अलग होने चाहिए। जैसे ये स्क्रीनिंग एयरेशन इसको छोड़ दिया जाए तो ये चौथा चैप्टर आपका सेडिमेंटेशन है और उसके बाद पांचवा फिल्ट्रेशन है, छठा डिसइंफेक्शन है। इस प्रकार से आपके चैप्टर्स हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे चौथे चैप्टर में मैं आपको वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही में सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर के बारे में भी बताऊंगा। ये हमारा चौथा चैप्टर होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना अधिक से अधिक हो सके चैनल को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिले और मुझे भी अच्छा लगे। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मेरे चैनल पे ड्राइंग की हर सेमेस्टर के वीडियोस पड़े हैं आपके लिए, इस सब्जेक्ट का भी पड़ा है और मैं जल्द ही सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी की भी मैं लेके आऊँगा क्लासेस, और साथ ही और भी ड्राइंग के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगे। हालांकि ड्राइंग के आपका जो 5th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट वीडियो अपलोडेड हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में मैंने अभी आपको बताया कि स्क्रीनिंग ऑफ वाटर, एयरेशन ऑफ वाटर। स्क्रीनिंग ऑफ वाटर छन्नीकरण, जल का छन्नीकरण। एयरेशन ऑफ वाटर वायु मिश्रण। प्लेन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। इतनी चीजें किसमें होती हैं? वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में होती हैं। लेकिन हमको यहाँ चैप्टर जो पढ़ना है चौथा, उसमें मात्र सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? जो सेडिमेंटेशन है। तो चलिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले ये बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होता क्या है, जल प्रशोधन प्रक्रम होता क्या है। तो वाटर ट्रीटमेंट से ही आप स्पष्ट रूप से जान गए होंगे कि इसका मतलब कि जो जल होता है उसको शुद्ध करना। एक चीज हम लोग जानते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं और उसके बाद आपको एक एक चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ये आपको यहाँ पे मैं एक एक चीजों को बताऊंगा क्लियरली। चलिए, तो सबसे पहली बात ये आती है कि वाटर ट्रीटमेंट जो होता है वो क्यों किया जाता है, यानी कि जल का ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो पानी हम लोगों को नदियों, तालाबों, झीलों इत्यादि से मिलता है उसको हम लोग रा वाटर बोलते हैं। जो रिवर से हमको वाटर मिलता है, रिवर, पॉन्ड्स, लेक यानी कि झील, इन सबों से जो पानी मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कच्चा पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रा वाटर। रा वाटर के बारे में मैं आपको पहले भी बताया हूँगा। रा वाटर, इसको हम लोग कच्चा पानी बोलते हैं। कच्चा पानी। कुछ हद तक इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ही पी लेते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर इनमें कुछ इम्प्योरिटीज हो, मैंने आपको इम्प्योरिटीज के बारे में तीसरे चैप्टर में बताया है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज और कोलाइडल इम्प्योरिटीज, तीनों अशुद्धियों के बारे में मैंने बताया। अगर उनमें से कोई भी इस तीनों के या इससे बाहर के भी जल में अगर उपस्थित होती हैं तो उसके लिए उस रा वाटर का हमें क्या करना होता है? ट्रीटमेंट करना होता है। क्या करना होता है? ट्रीटमेंट करना होता है। ट्रीटमेंट करना पड़ता है और तब ये जो हमें पानी मिलता है वो हमें क्लियर वाटर मिलता है। कौन सा वाटर मिलता है? क्लियर या प्योर बोलते हैं। क्लियर वाटर मिलता है, क्लियर ही बोलते हैं। शुद्ध जल हमें प्राप्त होता है। तो ट्रीटमेंट का मतलब समझ में आया कि जो अशुद्धियां होती हैं उनको रा वाटर से, कच्चे जल से या कच्चे पानी से दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। जो जो प्रोसेसिंग लगती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और आ जाती है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। वाटर
ट्रीटमेंट प्रोसेस। मतलब उद्देश्य क्या है, जल प्रशोधन प्रक्रम का, जल प्रशोधन प्रक्रम का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्यों हम लोग करते हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि इसमें से अशुद्धियों को दूर करने के लिए सबसे पहली चीज आप लोग चाहें तो लिख भी लेंगे इसको एक एक करके पॉइंट बना के। सबसे पहली चीज कि जल को क्या करने के लिए, शुद्ध और साफ करने के लिए। क्या करने के लिए, शुद्ध और साफ करने के लिए क्या किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरी चीज, इसमें जो कलर होता है, कलर यानी कि रंग, ऑर्डर जो होता है, गंध और टर्बिडिटी की बात हम खैर यहाँ पे छोड़ ही देते हैं। कलर और ऑर्डर यानी कि जो रंग और गंध होता है, इसको दूर करने के लिए, इसको क्या करने के लिए, को दूर करने के लिए। तीसरा होता है जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो अन्य इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज, इनको भी दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। अगली चीज होती है जो हमारी जो गैसेज होती हैं, जो इस प्रकार की गैसेज जो हमारे पेयजल के उद्देश्य से हानिकारक होती हैं, उनको भी दूर करना। जो गैसेज होती हैं, गैसेज को दूर करने के लिए किया जाता है। अगली बात करें तो जो जितनी भी बैक्टीरिया जो वगैरह होती हैं, बैक्टीरिया, इनको दूर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस उद्देश्य क्या होता है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का, ये चारों उद्देश्य होते हैं। मीन्स इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जल का प्रशोधन यानी कि शुद्धिकरण क्यों किया जाता है, जल को उसको ट्रीटमेंट उसका क्यों किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट कितने प्रकार का होता है। तो ट्रीटमेंट के बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ट्रीटमेंट कितने टाइप का होता है। चलिए तो इसको मैं इरेज करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि ट्रीटमेंट, अभी मैंने आपको बताया था, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, ये आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है। इसमें पहला और दूसरा, इसमें जो आपका पहला और दूसरा है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। ये क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, या इसी को प्रीलिमिनरली बोलते हैं, प्रीलिमिनरली ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसमें जो पहला होता है स्क्रीनिंग ऑफ वाटर और दूसरा जो होता है एयरेशन ऑफ वाटर, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत या प्रीलिमिनरली ट्रीटमेंट के अंतर्गत आते हैं, पहले और दूसरे। उसके बाद से बाकी जो तीसरे, चौथे और पांचवें तथा छठे, ये चारों जो होते हैं प्रोसेस, ये कौन से ट्रीटमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत। किसके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक प्रशोधन बोलते हैं और इसको प्राइमरी प्रारंभिक उपचार बोलते हैं। इसको द्वितीयक उपचार, इसको प्रारंभिक उपचार बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके इन सभी के बारे में। तो जो सबसे पहला होता है, आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो सबसे पहला है वो है एयरेशन, स्क्रीनिंग ऑफ वाटर, स्क्रीनिंग ऑफ वाटर, स्क्रीनिंग ऑफ वाटर। ये क्या होता है स्क्रीनिंग ऑफ वाटर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर लेंगे। इसको छन्नीकरण बोलते हैं, लिखा भी है जैसा छन्नीकरण। इसमें होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और इससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा हम लोग एक काम कर लेंगे
कि इसमें जो फ्लो डायग्राम है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का उसको बना लेंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का जब फ्लो डायग्राम हम लोग बना लेंगे तो उसमें एक एक चीज़ आपको स्पष्ट समझ में आएंगी। तो आइए चलिए पहले फ्लो डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। किस चीज़ का? वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फ्लो डायग्राम, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवाह चित्र। क्या बोलते हैं? प्रवाह चित्र। चलिए तो फ्लो डायग्राम हम लोग सॉरी बना लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होती है, जो हमारी नदी होती है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इरेज करके फिर से बना देता हूँ। ये आपकी जो नदी होती है, नदी से या तालाब से या समुद्र से या जहाँ से भी झील से पानी को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। यहाँ से हम लोग पानी को क्या कर लेते हैं, ये प्राप्त करते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे एक इनटेक होता है। मैं अभी आपको इनटेक के बारे में बताऊंगा। इनटेक होता क्या है, इनटेक होता क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। तो इनटेक जब नदियों से, ये हमारा रिवर है, ये हमारी क्या है, रिवर है, रिवर। नदी से जल को उसके बिल्कुल बाहरी किनारे पर, यानी कि यहाँ से जो जल लेने की, इसको अंतर्ग्राही भी बोलते हैं, यानी कि जल लेने वाली जो प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे एक इनटेक बना होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं। इसको जल ग्राही भी हम लोग बोलते हैं या अंतर्ग्राही भी बोलते हैं। तो ये इनटेक होता है, इनटेक से जल लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, इनटेक होता है, इनटेक। इसको अंतर्ग्राही भी बोलते हैं, अंतर्ग्राही के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद इसमें एक एयरेशन का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, एक एयरेशन का प्रोसेस होता है। अब ये एयरेशन का प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, जो इनटेक होता है इसी में क्या लगा होता है, जो हमारा स्क्रीन होता है वो लगा होता है। स्क्रीनिंग की बात अभी मैंने आपसे की, जो आपको दिखाई भी दे रहा है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग में यही इनटेक में ही स्क्रीन लगा होता है। तो इसी स्क्रीन में क्या होता है, से जो पानी होता है नदी का वो प्रवाहित होता है। यहाँ से जल जो है प्रवाहित हुआ, इनटेक में गया, इनटेक में स्क्रीन लगे होते हैं जिनसे छन जाता है पानी। पानी छन के कहाँ जाता है, यहाँ पे एयरेशन के लिए। अब एयरेशन कैसा प्रोसेस है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो एयरेशन में होता क्या है, एयरेशन में पानी को वायु में उछाला जाता है, वायु में ऊपर पानी को उछाला जाता है। और उसमें जो गैसेज होती हैं, जो अनावश्यक गैसेज होती है, जिनका जल में, पेयजल में कोई आवश्यकता नहीं है, वो वायु के संपर्क में जब जल आता है ऊपर वायु में, आप लोग फव्वारे देखे होंगे। फव्वारे के कई फायदे हैं। फव्वारे जब उड़ते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि जो पानी उड़ता है ऊपर की तरफ, तो उसमें से जो गैसेज होती हैं पेयजल में, जो आवश्यक नहीं होती हैं, जो अनावश्यक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और भी ढेर सारी गैसेज हो गई, मेथेन हो गई, आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गई, H2S गैस, ये सब क्या होती हैं, वायु के संपर्क में आने से वायु के साथ क्रिया करके बाहर निकल जाते हैं। किससे? जल से। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एयरेशन बोलते हैं या वायु मिश्रण बोलते हैं। तो ये वायु मिश्रण हम लोगों का हो गया। एयरेशन के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, इसको एयरेशन के पश्चात इसमें केमिकल मिक्स करते हैं। इसमें क्या करते हैं, केमिकल मिक्स करते हैं। ये केमिकल टैंक होता है, केमिकल हम लोग मिक्स करते हैं। यहाँ पे ये मिश्रक लगे होते हैं, यहाँ पे ये इस प्रकार से मिश्रक लगे होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद इस जल का हम लोग सेडिमेंटेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, जल का सेडिमेंटेशन कराते हैं। ये अभी मैं एक एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। अभी मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सेडिमेंटेशन होता है, क्या हुआ ये, इसको हम लोग एयरेशन बोलते हैं। एयरेशन, ये हमारी केमिकल टैंक है,
केमिकल टैंक है, रसायन टंकी है। ये यहाँ पे मिक्सर है जो मिक्स करता है किसको, इस केमिकल को। जब ये केमिकल इस वाटर में प्रवाहित होता है तो इसको ये मिक्स करता है, मिक्सर है। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन होता है। सेडिमेंटेशन के बाद क्या होता है, ये इधर से इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है, ये फिर से पानी इस तरीके से ये सेडिमेंटेशन के बाद यहाँ आ जाता है। अब क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन के बाद यहाँ पे जल का फिल्ट्रेशन होता है। ये क्या होता है, जल का यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। ये फिल्टर होता है जल, यहीं पे इसी फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, फिल्टर होता है। ये प्रोसेस क्या होता है, इसको हम लोग फिल्ट्रेशन बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन को फिल्टरन। क्या बोलते हैं, फिल्टरन बोलते हैं। और सेडिमेंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवसादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवसादन। ये अब फिल्ट्रेशन के पश्चात पानी का डिसइंफेक्शन होता है। पानी का क्या होता है, डिसइंफेक्शन होता है ये। और उसके बाद इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा क्लियर वाटर होता है, क्लियर वाटर होता है, इसको स्टोर कर लेते हैं। उधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर ही इरेज करके बना देता हूँ। ये इसके पश्चात इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ये क्लियर वाटर को स्टोर कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग सप्लाई कर देते हैं। ये पूरा आपका क्या है, फ्लो डायग्राम है, पूरा फ्लो डायग्राम। अब मैं एक एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा इसमें। तो देखिए, नदी से पानी को इनटेक पे लिए, इनटेक में ही हमारा क्या लगा होता है, स्क्रीन लगा होता है। जो अभी प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया था स्क्रीनिंग का, अभी मैंने आपको बताया था क्या, स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में। जो पहला मैंने लिखा था क्या होता है, स्क्रीनिंग होता है। तो स्क्रीनिंग में होता क्या है, छन्नीकरण। इसको हिंदी में बोलते हैं छन्नीकरण। तो छन्नीकरण में होता क्या, मैंने आपको पढ़ाया था सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के बारे में। जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं नदी में, वो तैरती रहती हैं। तो इनटेक पे जो स्क्रीन लगे होते हैं, इनटेक पे कुछ इस प्रकार के स्क्रीन लगे होते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ बना के, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार के स्क्रीन्स लगे होते हैं इनटेक पे, ये जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जिनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र। ये जो छिद्र होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, क्योंकि स्क्रीन भी दो तरीके के होते हैं। एक फाइन स्क्रीन होता है और एक कोर्स स्क्रीन होता है। एक मोटा छन्नक होता है और एक महीन छन्नक होता है। तो जो मोटा छन्नक आपका होता है, मोटे छन्नक में दो प्रकार के छन्नक होते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक होता है, जो स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन में एक स्क्रीन हमारा क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन की बात करें तो एक स्क्रीन जो होता है हमारा, ये होता है फाइन स्क्रीन, फाइन स्क्रीन। तो फाइन स्क्रीन में जो ये छिद्र के साइज होते हैं, फाइन स्क्रीन में जो छिद्र के साइज होते हैं वो कितने होते हैं, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि ये कितने होते हैं। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये कितने इसके जो छिद्र होते हैं ये होते हैं। तो ये 3 से 10 mm होते हैं। ये फाइन स्क्रीन के जो छिद्र होते हैं 3 से 10 mm के होते हैं, 3 से 10 mm के होते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। और दूसरा होता है हम लोगों का क्या, दूसरा जो स्क्रीन होता है, ये होता है कोर्स स्क्रीन होता है। कोर्स स्क्रीन में जो छिद्र होते हैं, कोर्स स्क्रीन में वो होते हैं आपके लगभग 25 से 75 mm के होते हैं। कितने के होते हैं, 25 से 75 mm के होते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, 25 से कितने होते हैं, 25 से 75 mm के होते हैं। ये आपके स्क्रीन हो गए। क्लियर हो गया। मैंने स्क्रीनिंग में बताया कि यहाँ पे छन्नक लगे होते हैं जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ को
सॉरी जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को छान लेते हैं, जो इम्प्योरिटीज ऊपर की तरफ बहती रहती हैं जल में, उनको छानने, बड़े इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनको छानने का काम यहीं इंटेक पे होता है। स्क्रीन लगे होते हैं। अब ये जो स्क्रीन लगे होते हैं ये किस प्रकार से लगे होते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो स्क्रीन ये लगे होते हैं ये जमीन तल के साथ कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं, कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं 45 डिग्री एंगल पे। कितने पे? 45 डिग्री एंगल पे लगे होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, 45 डिग्री एंगल पे लगाए जाते हैं। और इधर जिधर से पानी की धारा होती है, इधर से अगर पानी की धारा है तो इधर से 45 डिग्री के एंगल पे ये लगाए गए होते हैं जो स्क्रीन होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है एयरेशन। चलिए इसको भी हम लोग जान लेंगे, एयरेशन को। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। स्क्रीनिंग के बारे में पूरा आप लोग लिख लेंगे, एक एक चीज़ ये लिख लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है एयरेशन। एयरेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि पानी को हवा में उछाला जाता है, उसमें जो गैसेज होती हैं वो हवा के साथ या वायु के संपर्क में आने से उसके साथ क्रिया करके बाहर निकल जाती हैं और जो पानी होता है कुछ हद तक शुद्ध हो जाता है। उसके बाद पानी में कुछ केमिकल टैंक होता है, उससे कुछ केमिकल्स मिला दिए जाते हैं। जल में कुछ केमिकल, इस केमिकल सॉरी केमिकल टैंक से मिला दिए जाते हैं और यहाँ आगे एक मिक्सर लगा होता है जिससे मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद सेडिमेंटेशन कराया जाता है, अवसादन कराया जाता है। सेडिमेंटेशन क्या होता है? आप लोग बाल्टी में पानी को रख देते हैं तो देखते हैं कुछ देर बाद अगर उसमें बालू के कण हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्ले के, सैंड के या सिल्ट के, तो धीरे धीरे कुछ देर बाद पानी वो क्या हो जाता है, जब स्थिर होता है तो उसमें वो सेटल डाउन हो जाते हैं। जो ये पार्टिकल होते हैं सैंड, सिल्ट या क्ले के, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं बाल्टी में पानी रख देने के बाद। उसी क्रिया को हम लोग अवसादन बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं? अवसादन, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। यानी कि किसी टैंक में, सेडिमेंटेशन टैंक में जब पानी को स्थिर कर दिया जाता है तो वो पानी क्या हो जाता है, उसमें स्थिर होने के पश्चात उसकी जो अशुद्धियां होती है, जो इंप्योरिटीज होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। कौन सी इंप्योरिटीज? तो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज बैठ जाती हैं, उसमें सेटल डाउन हो जाती हैं तली में, बॉटम में। तो इस क्रिया को हम लोग अवसादन बोलते हैं। अवसादन के पास फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टरन। फिल्टर के बारे में आप लोग जानते हैं। फिल्टर बहुत आप लोग आरओ वाटर पीते हैं, आप लोगों को पता होगा। फिल्ट्रेशन में होता क्या है, इसमें फिल्टर लगे होते हैं। दो प्रकार के फिल्टर होते हैं, एक होता है ग्रेविटी फिल्टर और दूसरा होता है प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर आपका दो प्रकार का होता है, उसमें एक होता है आपका जो वो होता है रैपिड सैंड फिल्टर और एक होता है स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं उस चैप्टर में, जब उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। और एक होता है जो दूसरा मैंने आपको बताया प्रेशर फिल्टर, तो उसमें एक ही फिल्टर यूज़ किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन में होता क्या है? तो फिल्ट्रेशन में ये होता है कि पानी को बालू की एक लेयर से गुजारा जाता है, जिसमें कुछ अशुद्धियाँ जो होती हैं वो बालू की लेयर में रुक जाती हैं और पानी साफ होकर बाहर निकल जाता है। उसके बाद ये हमारा डिसइंफेक्शन जो होता है ये कराया जाता है। ये हमारा क्या है? डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रोगाणुनाशन। रोगाणुनाशन। जो बैक्टीरिया होती हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होती हैं जल में जो बैक्टीरिया होती हैं उनको दूर करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। उनका रोगाणुनाशन, उनका डिसइंफेक्शन करने के लिए उनमें क्या किया जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है और उस विधि को हम लोग क्लोरीनेशन बोलते हैं। तो ये डिसइंफेक्शन हो जाता है। डिसइंफेक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं? जो क्लियर वाटर, जो शुद्ध वाटर होता है, जो साफ वाटर होता है, जल होता है, उसको हम लोग कहीं स्टोर कर लेते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं और फिर उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? वाटर सप्लाई कर देते हैं। तो ये पूरा आपका जो फ्लो डायग्राम है ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फ्लो डायग्राम। कई बार पूछा भी गया है, हो सकता है पूछ भी लिया जाए, तो इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। बस इतना ही, फिगर बना के और सारी चीज़ों को लिख देंगे तो ये आपका एक 5 नंबर में क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको आप लोग एक बार देख लें, अच्छे से स्क्रीनशॉट करना हो कर लें या फिर जैसे भी बनाना हो आप लोग बना सकते हैं। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में एयरेशन होता है और यहाँ पे जो आपको लगा होता है इनटेक में स्क्रीन, तो उसमें स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग और एयरेशन मैंने अभी बताया कि ये आपके क्या होते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि यहाँ तक का जो ट्रीटमेंट होता है, यहाँ तक का, ये किस में आता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का बाकी जो होता है ये हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। ये क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत आते हैं।
तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो अवसादन, मेन जो चैप्टर है अवसादन, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग जान गए इन सब चीज़ों को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो सेडिमेंटेशन है उसको। मैं इसको इरेज करूँगा। अब सेडिमेंटेशन की बात करेंगे तो सेडिमेंटेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि होता क्या है सेडिमेंटेशन। अब इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सेडिमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया, एक होता है प्लेन सेडिमेंटेशन और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेन सेडिमेंटेशन। तो प्लेन सेडिमेंटेशन की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैं हेडिंग बना देता हूं आपके लिए, प्लेन सेडिमेंटेशन। इसको हम लोग सादा अवसादन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? सादा अवसादन। तो ये सादा अवसादन होता क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब जल को किसी सेडिमेंटेशन टैंक में या फिर अगर कैसे भी फ्लो हो रहा हो तो उसकी गति को कम कर दिया जाता है, तो या किसी बर्तन में रख दिया जाता है, तो स्थिर होने के पश्चात उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, तली में बैठ जाती हैं। अगर यहाँ पे कोई वाटर फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ पे कोई वाटर फ्लो हो रहा है तो इसकी गति को जब कम कर देते हैं, वाटर फ्लो को हम लोग क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसकी गति को जब कम करते हैं तो इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे यहाँ पे सेटल डाउन हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। जो इम्प्योरिटीज होते हैं, ये क्या हैं? इम्प्योरिटीज हैं, ये बैठ जाती हैं तली में, बॉटम में बैठ जाती हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? प्लेन सेडिमेंटेशन, सादा अवसादन कहलाती है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सादा अवसादन बोलते हैं। सादा अवसादन जो होता है, इसमें आप लोग एक एक चीज़ों को नोट करते चले जाएंगे। जो सादा अवसादन होता है इससे लगभग 60% तक जो आपकी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं, मैंने इसके बारे में आपको बताया है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, पिछले वीडियो में अगर किसी को परेशानी हो तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती क्या है, चैप्टर 3 के वीडियो में। तो ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज लगभग 60% तक क्या कर ली जाती हैं, इसमें से बाहर हो जाती हैं, यानी कि दूर हो जाते हैं। किससे? प्लेन सेडिमेंटेशन से। और लगभग 75% तक जो बैक्टीरिया होते हैं, 75% तक जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी दूर हो जाते हैं। किससे? प्लेन सेडिमेंटेशन से। जल से प्लेन सेडिमेंटेशन कराने पर जल से 60% सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज और 75% तक बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। कंपटीशन में भी पूछा जाता है, मैं कंपटीशन के भी क्वेश्चंस कराऊंगा बाद में। जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। फिलहाल अभी मैं सिलेबस को थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ आगे की तरफ। तो चलिए, ये आपकी क्लियर हो गया प्लेन सेडिमेंटेशन में। अब प्लेन सेडिमेंटेशन की बात करें तो इसमें एक वेलोसिटी होती है, सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी एक चीज होती है इसी में, सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं साधन वेग। साधन वेग, साधन वेग। तो ये होता क्या है? ये जो अशुद्धियां हैं, ये जिस गति से सेटल होती हैं नीचे की तरफ, उसी गति को हम लोग साधन वेग बोलते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी बोलते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा, सेटलिंग वेलोसिटी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो सेडिमेंटेशन है उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको 2-3 चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, इसके लिए खांसी आ रही है मुझे बार बार। तो मैं आपको कुछ जो टर्म्स हैं उनके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहला जो है वो आपका डिटेंशन पीरियड है। क्या है? डिटेंशन पीरियड। मैं इसके बारे में बता दूं आपको। डिटेंशन पीरियड, इसको हिंदी में बोलते हैं रोक काल। रोक काल, रोक काल। मैंने अभी आपको बताया कि प्लेन सेडिमेंटेशन में होता क्या है। अगर प्लेन सेडिमेंटेशन में होता क्या है, अगर किसी बर्तन में या किसी टैंक में जल को एकत्र किया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसकी जो अशुद्धियाँ होती है उस टैंक में बैठती हैं।
तो जितनी देर तक इसको रोक के रखा जाता है या इसमें रखा जाता है उसी को हम लोग रोक काल बोलते हैं। या फिर अगर बह रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक आउटलेट है, यहाँ पे इनलेट है और इसमें से ये बहता हुआ पानी क्या हो रहा है, इसमें से ये बहता हुआ पानी ये बहता हुआ बाहर निकल जा रहा है, यहाँ से अगर बाहर निकल जा रहा है तो जितनी देर तक इसमें रोक के रखा गया, जितनी देर तक इस टैंक में रोक के रखा गया इस जल को हम लोग जितनी देर तक इस टैंक में रोक के रखे उसे ही हम लोग रोक काल बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको रोक काल? जितने समय तक इस सेडिमेंटेशन टैंक में इस जल को रोका गया है या रखा गया है उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, रोक काल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रोक काल होता है ये कितना लिया जाता है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा कि रोक काल कितना लिया जाता है। तो जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं, जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, मेरे साथ ही आप लोग लिखते चले जाएंगे, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक जो होते हैं इनके लिए कितना लिया जाता है मैं आपको ये बता दूं। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए ये 4 से 8 घंटे लिया जाता है। कितना? 4 से 8 घंटे लिया जाता है। और मैकेनिकल मेथड से, अगर मैकेनिकल मेथड से अगर जो अशुद्धियां हैं उनको निकालना हो तो उसके लिए कितने घंटे तक, तो 1.5 से 3 घंटे तक क्या किया जाता है, जल को रोक के रखा जाता है। यानी कि जल का रोक काल प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए 4 से 8 घंटे होता है और रोक काल मैकेनिकल मेथड से अगर हमें क्या करना हो, सेडिमेंटेशन कराना हो तो उसके लिए 1.5 से यानी कि 1.5 से 3 घंटे तक लिया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा होता है आपका, दूसरा मैं आपको बता दूं सॉरी, दूसरा होता है आपका प्रवाह अवधि। प्रवाह अवधि, फ्लोइंग थ्रू पीरियड, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवाह अवधि। प्रवाह अवधि, अब ये क्या होती है प्रवाह अवधि, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि ये प्रवाह अवधि होती क्या है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया था कि पानी को जो हम लोग इस टैंक के अंदर रखते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है ये पानी, अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है तो ये प्रवाह अवधि होती क्या है। यहाँ से ये अगर हमारा एक सिरा ये है, टैंक का एक सिरा ये है, अगर यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है पानी तो यहाँ से यहाँ तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक पानी के पहुँचने में, एक सिरे से एक एंड से दूसरे एंड तक पानी के पहुँचने में जो समय लगता है उसी को हम लोग प्रवाह अवधि बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको? प्रवाह अवधि क्या होती है, एक सिरे से, टैंक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पानी के पहुंचने की जो अवधि होती है इसी को हम लोग प्रवाह अवधि के नाम से जानते हैं या प्रवाह अवधि कहते हैं। तीसरा होती है हाइड्रोलिक सेटलिंग वैल्यू, जलीय साधन मान। तीसरा क्या होता है, हाइड्रोलिक सेटलिंग वैल्यू। तीसरा होता है हाइड्रोलिक सेटलिंग वैल्यू। हाइड्रोलिक सेटलिंग वैल्यू ये क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं जलीय साधन मान। जलीय साधन मान। अब ये क्या होता है जलीय साधन मान, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो देखिए इसमें जो अशुद्धियां ये नीचे बैठ जाती हैं, ये जो इसको स्लज बोलते हैं, ये जो अशुद्धियां नीचे बैठती हैं ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। इनको हम लोग स्लज बोलते हैं, स्लज। ये जो अशुद्धियां होती, सॉरी स्लज होता है, स्लज, SLUDGE, स्लज। आपंक, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, आपंक बोलते हैं, आपंक, हिंदी में आपंक बोलते हैं।
ये जो अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं तो इनकी मात्रा को हम लोग स्लज बोलते हैं, आपंक बोलते हैं। तो अब जो हमारा हाइड्रोलिक सेटलिंग वैल्यू है ये क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। तो ये जो अशुद्धियां हैं या जो स्लज है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, टेम्परेचर कितना रखना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जितनी मात्रा में ये नीचे बैठते हैं, यानी कि बैठने की जो दर होती है, सेटल डाउन होने की जो दर होती है, नीचे बैठने की जो दर होती है, उसी को हम लोग जलीय साधन मान बोलते हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो अशुद्धियां होती हैं, जो स्लज होते हैं, इनके टैंक में सेटल डाउन होने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, जलीय साधन मान बोलते हैं। यही आपको लिख लेना है। ये 3 चीजें हो गई। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में, जो सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं उनके बारे में। तो चलिए मैं सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए ये अगला टॉपिक हम लोगों का होगा सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें चलिए सेडिमेंटेशन टैंक, अवसादन टैंक, अवसादन टैंक। तो अवसादन टैंक अभी आपको पता चली गया कि अवसादन टैंक होता क्या है। जिस टैंक में हम लोग अवसादन क्रिया कराते हैं उसे ही अवसादन टैंक कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं इनको हम लोगों को डिस्कस कर लेना है। तो ये नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है क्विसेंट टाइप टैंक। पहला क्या होता है, क्विसेंट टाइप, या इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइप, इंटरमीडिएट टाइप टैंक। इन्हीं को क्विसेंट टाइप टैंक या इंटरमीडिएट टाइप टैंक पहला होता है सेडिमेंटेशन टैंक, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक। दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन। इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने उधर सेडिमेंटेशन लिख दिया है और ये आपका टैंक। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्विसेंट टाइप को विरामी अवसादन टैंक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विरामी अवसादन टैंक। और इसको बोलते हैं सतत प्रवाही अवसादन टैंक। इसको क्या बोलते हैं, सतत प्रवाही अवसादन टैंक। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विरामी अवसादन टैंक और दूसरा होता है सतत प्रवाही अवसादन टैंक। अब क्विसेंट टाइप और कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करना है कि ये क्या होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब यहीं पे अगर मैं लिखूं आपको फ्लो डायग्राम की तरह, तो यहाँ पे ये जो होते हैं ये फिर 3 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी अगर इनकी बात करें तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो इसमें पहला क्या होता है मैं आपको बता दूं। पहला, हालांकि बाद में भी हम लोग लिख सकते हैं इनको कि पहला क्या होता है, चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग, चाहें तो बाद में भी लिख सकते हैं। चलिए मैं आगे बताऊंगा तीनों को एक साथ, ठीक है, मैं एक साथ तीनों को बताऊंगा। क्विसेंट टाइप टैंक या विरामी अवसादन टैंक, ये क्या होता है, तो ये एक ऐसा टैंक होता है जिसमें पानी सबसे पहले रख दिया जाता है, वो स्थिर होता है, और फिर उसमें से जो अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती हैं, सेटल डाउन होती हैं, और फिर उस टैंक को खाली किया जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं विरामी अवसादन टैंक। दूसरा होता है सतत प्रवाही अवसादन टैंक। ये क्या होता है, इसमें एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। एक साइड से इनलेट से पानी इसमें प्रवाहित होता है और आउटलेट से क्या होता है, बाहर निकलता रहता है सेडिमेंटेशन होने के पश्चात।
तो इसमें काम रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस इसमें फ्लो होता रहता है, लेकिन इसमें रोका जाता है। तो चलिए पहले एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक को मैं आपको बताऊंगा। जो क्वेश्चन टाइप है, ये जो पहला आपका क्वेश्चन टाइप या इंटरमिटेंट टाइप, इसी को हिंदी में विरामी अवसादन टैंक बोलते हैं, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें होता क्या है, इसमें कम से कम 3 टैंक की आवश्यकता होती है। कम से कम कितने टैंक की? 3 टैंक की आवश्यकता होती है। टैंक नंबर 1, फिर टैंक नंबर 2, फिर टैंक नंबर 3। ये 3 टैंक की आवश्यकता आपको होती है। तो होता क्या है, एक टैंक में पानी को भरा जाता है, इसमें पानी को भरा जाता है, पानी भरने का काम इसमें होता है, यानी कि फिलिंग होती है। कम से कम 3 टैंक की आवश्यकता होती है। किसके लिए? इस मेथड के लिए, विरामी अवसादन टैंक जो होता है, इससे पानी के ट्रीटमेंट के लिए या अवसादन के लिए कम से कम 3 टैंकों की आवश्यकता होती है। पहले वाले में पानी को भरा जाता है, दूसरे वाले में स्थिर होने के बाद इसमें क्या होता है, इसका सेडिमेंटेशन होता है। ये स्थिर पानी होता है, यानी कि इसमें स्थिर होता है पानी, स्थिर पानी स्थिर होता है इसमें पानी, और इसी में स्थिर होता है। फिर इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो सेटल डाउन होती हैं, और फिर तीसरे वाले से हम लोग क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं, यानी कि इसको खाली करते हैं, इम्पटिंग। अब देखिए होता क्या है, ताकि काम जो लगातार चलता रहे, इसके लिए 3 टैंक लेते हैं। पहले वाले में जब पानी भरा गया है, इसमें पानी भरा जाता है, दूसरे वाले में पानी पहले से भरा जा चुका है, अब इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें सेडिमेंटेशन हो रहा है, स्थिर हो रहा है। और तीसरे वाले में क्या किया जा रहा है, तीसरा काम क्या हो रहा है कि इसमें से पानी को खाली किया जाता है। यानी कि पहला प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, टैंक 1 में पानी को भरा गया होता है, दूसरे वाले में मान लीजिए पहले से भरा है तो उसमें सेडिमेंटेशन हो रहा है, और तीसरे वाले में जिसमें सेडिमेंटेशन हो चुका है उसको खाली किया जा रहा है। फिर इसको खाली करने के बाद इसमें पानी भरा जाएगा, इसमें स्थिर पानी का सेडिमेंटेशन होने के बाद इसको खाली किया जाएगा, और इसमें पानी भरने के पश्चात इसमें सेडिमेंटेशन होगा। यानी कि ऐसे सर्कुलर चलता रहता है, पानी भरा गया, सेडिमेंटेशन होगा, खाली करा लिया जाएगा। इसमें भर चुका है, स्थिर हो रहा है पानी, यानी कि सेडिमेंटेशन हो रहा है, उसके बाद खाली किया जाएगा। इसमें खाली कर लिया गया है तो अब या खाली किया जा रहा है तो उसके बाद भरा जाएगा, फिर उसमें सेडिमेंटेशन होगा। कम से कम 3 टैंकों की आवश्यकता होती है सेडिमेंटेशन कार्य के लिए। तो ये होता है हमारा क्या है, इंटरमिटेंट टाइप टैंक या क्विसेंट टाइप टैंक होता है। अब अगला बात करेंगे हम लोग दूसरा, जो अभी मैंने आपको बताया दूसरे के बारे में, कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक। मैं यहीं पे लिख देता हूं, कंटिन्यूअस फ्लो, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक। दूसरा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सतत प्रवाही अवसादन टैंक। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सतत प्रवाही अवसादन टैंक, सतत प्रवाही अवसादन टैंक। अब ये क्या होता है, तो इसमें होता क्या है, इसमें पानी को रोका नहीं जाता है, इस टैंक में पानी को रोका नहीं जाता है। ये कुछ इस प्रकार का टैंक होता है, ये कुछ इस प्रकार का टैंक होता है। आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मैं इधर बना देता हूं। चलिए, ये कुछ इस प्रकार का टैंक होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसमें ये आपका क्या होता है, एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका इनलेट होता है। ये क्या होता है, आपका इनलेट होता है। इसमें पानी क्या होता है, इसमें पानी यहां से इस तरीके से आता है,
इस तरीके से, और ये आपको दिख रहा है ये इस प्रकार से ये जो पानी है इसमें आता है इस इनलेट से, यहाँ से, और फिर इसमें इसके वेग को कम किया जाता है, और जो अशुद्धियाँ होती हैं इसमें क्या हो जाती हैं, इसी में आके ये इसमें आके सेटल डाउन होती हैं, और फिर जो बाकी पानी होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से ये आउटलेट होता है, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसके 4 जोन में इनको बांटा गया है। पहला ये जोन होता है, ये पहला जोन होता है, मैं इसको लिख देता हूँ। 4 जोन में बांटा गया है, पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन और चौथा जोन, 4 जोन होते हैं। इसको बोलते हैं, पहले जोन को बोलते हैं हम लोग इनलेट जोन। क्या बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं इनलेट जोन। इसको बोलते हैं सेटलिंग जोन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेटलिंग जोन बोलते हैं। दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे वाले को सेटलिंग जोन बोलते हैं। तीसरे वाले को इसको बोलते हैं स्लज जोन। इसको क्या बोलते हैं, स्लज जोन बोलते हैं। और ये आपका चौथा जो होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये उधर तो दिख ही नहीं रहा होगा, मैं इधर ही इसको लिख देता हूं, इधर। इसको बोलते हैं आउटलेट जोन। इसको क्या बोलते हैं, आउटलेट जोन। ये 4 जोन में क्या किया गया है, कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक को बांटा गया है। पहले वाला जोन इनलेट जोन, जिसमें से पानी प्रवाहित किया जाता है। दूसरे वाला सेटलिंग जोन, दूसरा वाला क्या होता है, सेटलिंग जोन, जिसमें पानी की गति को स्थिर किया जाता है, और इसमें सेटल डाउन होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, सेटल डाउन होती हैं। और सेटल डाउन होने के बाद वो किस में आती हैं, स्लज जोन में आती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो अशुद्धियाँ क्या होती हैं, सेटल डाउन होती हैं, उन्हें स्लज के नाम से जानते हैं, उनको आपंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपंक बोलते हैं। और इस क्षेत्र को आपंक क्षेत्र बोलते हैं। तो आपंक क्षेत्र में ये देख रहे हैं आप, अशुद्धियाँ इसमें क्या हुई हैं, अशुद्धियाँ इसमें, ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें एकत्रित हो जाती हैं, और उसके बाद से शेष बचा ये जो होता है, ये यहाँ से सेटल डाउन होने के पश्चात जो पानी होता है ये बाहर निकल जाता है, तो इसको हम लोग आउटलेट जोन बोलते हैं। पानी यहाँ से प्रवाहित कराया जाता है, इसमें उसका अवसादन होता है, अवसादन के पश्चात फिर पानी ऊपर से ये बाहर की तरफ निकल जाता है। इसको हम लोग आउटलेट जोन बोलते हैं, निकास क्षेत्र बोलते हैं। ये आपका इनलेट जोन, दूसरा सेटलिंग जोन, तीसरा स्लज जोन और चौथा होता है आउटलेट जोन। 4 जोन में इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो टैंक का क्षेत्र होता है, टैंक का क्षेत्र, टैंक का क्षेत्र 4 जोन होते हैं। पहला क्या होता है आपका, पहला आपका इनलेट जोन, जिसको हम लोग हिंदी में प्रवेश क्षेत्र बोलते हैं, प्रवेश क्षेत्र, इनलेट जोन। दूसरा होता है सेटलिंग जोन, जिसको हम लोग अवसादन क्षेत्र बोलते हैं, अवसादन क्षेत्र। सेटलिंग जोन। तीसरा होता है आपका स्लज जोन, जिसको हम लोग आपंक क्षेत्र बोलते हैं, आपंक क्षेत्र बोलते हैं, स्लज जोन। और चौथा होता है निकास क्षेत्र, निकास क्षेत्र, जिसको हम लोग आउटलेट जोन के नाम से जानते हैं। ये आपके 4 जोन होते हैं। अब मैं आपको चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि इसमें होता क्या है। तो देखिए, जो आपका प्रवेश क्षेत्र होता है, इसमें बफल वाल लगी होती हैं। जो प्रवेश क्षेत्र होता है इनलेट जोन, इससे पानी को प्रवाहित किया जाता है, यानी कि पानी को क्या किया जाता है, इनलेट जोन से ही सेटलिंग जोन में भेजा जाता है।
दूसरा सेटलिंग जोन, तो इसका काम क्या होता है, अशुद्धियों को सेटल डाउन कराने का काम इसी जोन का होता है। और उसके बाद तीसरा जो स्लज जोन होता है, इसका काम क्या होता है, स्लज को इकट्ठा करने का काम स्लज जोन को होता है। स्लज जोन जो होता है इसका काम होता है स्लज को इकट्ठा करना। और उसके बाद आउटलेट जोन में पानी जो होता है लास्ट में सेडिमेंटेशन के बाद जाता है आउटलेट जोन में और वहाँ से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ये 4 जोन होते हैं। चारों जोन की आपके इनके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि ये चारों होते क्या हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के होते हैं। जो सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं कंटिन्यूअस टाइप या कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक, ये कितने टाइप के होते हैं मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। ये चारों हो गए। मैं नोट्स में आपको दिखा दूंगा टोटल चीज़ें, इसमें क्या क्या लिखना है, इनलेट जोन में क्या लिखना है, सेटलिंग जोन में क्या लिखना है, स्लज जोन में और आउटलेट। जो मैं बोला हूँ उसी को आपको लिख भी लेना है, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है लिखने में तो बस सुनता जाए, समझता जाए, नोट्स में सारी चीज़ें क्लियर आपकी हो जाएंगी। चलिए आइए तो आगे बढ़ते हैं। और अगला मैं बताऊंगा टाइप जो होते हैं इनके वो कितने होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं। मैं तीनों को लिख देता हूं, बता देता हूं आपको कि तीनों कौन कौन से होते हैं। पहला होता है रेक्टेंगुलर फ्लो। ये पहला होता है आपका। ये 3 प्रकार के होते हैं जो टैंक होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो ये पहला इसमें कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर टैंक होता है। रेक्टेंगुलर टैंक विद हॉरिजेंटल फ्लो। हॉरिजेंटल फ्लो इसको हिंदी में बोलते हैं आयताकार टैंक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयताकार टैंक। आयताकार टैंक। दूसरा होता है सर्कुलर टैंक। सर्कुलर टैंक विद रेडियल या स्पाइरल फ्लो। विद रेडियल आर स्पाइरल फ्लो। वृत्ताकार, हिंदी में इसको हम लोग वृत्ताकार टैंक बोलते हैं। आप केवल सर्कुलर टैंक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, रेक्टेंगुलर टैंक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये दर्शाता है, ये चीज़ दर्शाता है कि इनमें पानी का प्रवाह कैसे होता है। ये दर्शाता है कि इनमें पानी का प्रवाह कैसे होता है। आप केवल रेक्टेंगुलर टैंक लिखेंगे तो भी चलेगा और सर्कुलर टैंक लिखेंगे तो भी चलेगा। इस चीज़ का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है आपका हापर बॉटम टैंक। हापर बॉटम टैंक विद वर्टिकल फ्लो। विद वर्टिकल फ्लो। इसको हिंदी में हापर तली टैंक के नाम से जानते हैं। हापर तली टैंक के नाम से जानते हैं। सॉरी, लिख लीजिए इन तीनों को, आप लोग इन तीनों को लिख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। उसके बाद एक एक के बारे में आपको बताऊंगा कि एक एक होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो रेक्टेंगुलर टैंक है उसके बारे में। रेक्टेंगुलर टैंक जो हमारा होता है ये क्या होता है, तो इसको मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। मैं पूरा इरेज कर देता हूं। इसमें फिगर बनाना पड़ेगा, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी फिगर को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। चलिए तो इसमें एक फिगर बनाना पड़ेगा आपको, मैं बना देता हूं, आप भी साथ में क्या कर लेंगे, बना लेंगे।
ये आपका क्या है, जो आपका पहला वाला मैंने अभी आपको बताया था, रेक्टेंगुलर फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक, कौन सा है, रेक्टेंगुलर टैंक है विद हॉरिजेंटल फ्लो, हॉरिजेंटल फ्लो। इसको हिंदी में हम लोग आयताकार टैंक के नाम से जानते हैं, आयताकार टैंक के नाम से हिंदी में हम लोग जानते हैं। ये पहला, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये इसमें ये होता क्या है, मैं आपको ये बता दूंगा कि ये होता क्या है। ये आपका कंक्रीट का ये बेड होता है, इसमें ये दीवार होती है और इस दीवार के पश्चात ये बफल वाल होती हैं। ये क्या होती हैं, बफल वाल। अभी मैं आपको बफल वाल के बारे में बताऊंगा कि ये बफल वाल होती क्या है। देखिए, अगर इस इनलेट से, अगर ये इनलेट चैम्बर है, ये इसको बोलेंगे हम लोग इनलेट चैम्बर, इनलेट चैम्बर से जो हमारा पानी प्रवाहित होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनलेट पाइप। ये हमारा क्या है, इनलेट पाइप है। इनलेट चैम्बर से जब इनलेट पाइप में पानी प्रवाहित होता है और इस टैंक में आता है, कौन सा टैंक है, तो रेक्टेंगुलर टैंक है। और इसमें फ्लो कैसा होता है, तो क्षैतिज होता है, हॉरिजेंटल होता है। तो ये जो बफल वाल होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं बफल वाल। ये तीनों क्या हैं, ये और ये तीनों बफल वाल होती हैं, बफल वाल। अब इन बफल वाल का काम क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पानी है यहाँ से फ्लो होके इसमें जा रहा है और फिर यहाँ से फ्लो होके इस आउटलेट से बाहर निकल जाता है। ये जो हमारा आउटलेट है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका आउटलेट है, यहाँ से बाहर निकल जाता है सेडिमेंटेशन के पश्चात। जो गति इसकी ज़्यादा होती है, जब इस इनलेट चैम्बर से इस पाइप के माध्यम से इसमें प्रवाहित किया जाता है, तो इसकी गति को कम करने के लिए ये क्या लगे होते हैं, बफल वाल, बफल दीवारें इनको बोलते हैं, ये लगी होती हैं, जो पानी की स्पीड को कम कर देती हैं और आसानी से इसमें सेटल डाउन हो जाते हैं। कौन, जो आपकी अशुद्धियाँ होती हैं वो इसमें सेटल डाउन हो जाती है। दो बफल वाल के बीच में स्लोप दिया जाता है, दो बफल वाल के बीच में क्या रहता है, स्लोप रहता है, जिसमें ये अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, इस प्रकार से ये रुकी होती हैं। और इनको बाद में फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये जो स्लज होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं जो बैठ जाती हैं, इनको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं बाद में। और ये जो पानी होता है ऊपर की तरफ से बाहर निकल जाता है। ये कौन सा टैंक होता है, रेक्टेंगुलर टैंक। अभी मैं आपका इसका प्लान बता देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, ये प्लान में आपका ये इस प्रकार से, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये कुछ इस प्रकार से, ये आपको दिखाई दे रहा है, इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलिए ये दिख रहा है। ये कुछ इस प्रकार से प्लांट्स देखने पे ये होता है। ये आपकी ये जो दीवार है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जिसमें एक छिद्र बना होता है जिससे ये पानी प्रवाहित हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से। उसके बाद ये जो बफल वाल होती हैं ये कुछ इस प्रकार से बनी होती हैं, ये कुछ इस प्रकार से बनी होती हैं। अब आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। ये कुछ इस प्रकार से ये बफल वाल बनी होती हैं। ये प्लान, ये आपका प्लान है। ये आपका क्या है, तो ये आपका सेक्शन है और ये आपका प्लान है। ये तो ये जो पानी है ये इनलेट से, ये जो आपका इनलेट चैम्बर है, इनलेट चैम्बर है, इससे क्या हो रहा है, इसमें प्रवेश हो रहा है इसमें, और फिर यहाँ से निकलता हुआ इधर जा रहा है, फिर इधर से आता हुआ इधर से, इस तरीके से ये इसमें बहता है। और फिर यहाँ पे एक आउटलेट चैम्बर होता है जिससे इसको हम लोग क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं।
जिससे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये आउटलेट से हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये तो इसमें होता क्या है, पानी अगर डायरेक्ट सीधे निकल जाएगा तो इसकी गति वहीं रह जाएगी, वही उसी स्पीड से जाएगा और इसमें कम अशुद्धियां सेटल डाउन होंगी। लेकिन प्लान में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसके रास्ते को और लंबा चौड़ा कर दिया जाता है और बढ़ा दिया जाता है। क्या करके, बफल वाल बना के। यही सब क्या है, बफल वाल है। तो ये सेटल डाउन आसानी से हो जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है किसकी, रेक्टेंगुलर टैंक की। रेक्टेंगुलर टैंक की ये प्रक्रिया होती है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, लिखने वाली चीज़ें हैं, आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, प्रोसेसिंग की मैं दो चीज़ों की बात करूंगा। इसमें एक होती है पहली हेडिंग की बात करेंगे तो आयताकार टैंक में पहली हेडिंग आपकी क्या होगी, तो मैं उसके बारे में बता दूं। तो पहली हेडिंग होगी आपकी वर्किंग प्रोसेस एंड, इसी में लिख लेंगे एंड स्ट्रक्चर। वर्किंग प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर, ये आपकी हेडिंग होगी। कार्यविधि या केवल कार्यविधि लिख सकते हैं, केवल कार्यविधि ये केवल कार्यविधि लिख सकते हैं। और संरचना भी चाहे तो आकृति भी लिख सकते हैं हेडिंग में। और इस हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, इस हेडिंग में लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, एक आयताकार टैंक होता है जिसमें बफल वाल्व बनी होती हैं, एक इनलेट चेंबर होता है और एक आउटलेट चेंबर होता है। इनलेट चेंबर से इनलेट पाइप के माध्यम से टैंक में पानी को प्रवाहित कराया जाता है। इसमें जो बफल वाल्व लगी होती हैं, बफल वाल्व पानी की गति को कम करने के लिए बनाई जाती हैं। इसी तरीके से आप लिखेंगे, पानी की गति को कम करने के लिए बनाई जाती हैं, जिससे कि अधिक मात्रा में जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं वो क्या हो जाएं, सेटल डाउन हो जाएं। और उसके पश्चात शुद्ध जल को हम लोग आउटलेट के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं। ये आपको लिखना है किसमें, कार्यविधि में। दूसरी हेडिंग इसी में बनाएंगे, जो दूसरी हेडिंग होगी इसी में आप बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, दूसरी हेडिंग। तो दूसरी हेडिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरी हेडिंग ये दिख रहा है आपको। दूसरी हेडिंग बनाएंगे आप लोग इसी में और उसमें लिखेंगे निर्माण, कंस्ट्रक्शन, निर्माण। हिंदी में लिखेंगे इसको निर्माण। अब निर्माण में क्या लिखेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप उसको लिख लेंगे। निर्माण में लिखेंगे कि जो आयताकार टैंक है उसकी लंबाई, आयताकार टैंक की लंबाई 40 से 50 मीटर होती है। कितनी, 40 से 50 मीटर होती है। और चौड़ाई 10 मीटर रखी जाती है। चौड़ाई कितनी, तो चौड़ाई इसकी 10 मीटर रखी जाती है। यहीं लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में 10 मीटर रखी जाती है। तथा इसकी गहराई, तथा टैंक की गहराई, चूंकि आपको सेक्शन में टैंक की गहराई दिखाई देगी, तो टैंक की जो गहराई होती है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है, टैंक की जो गहराई होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये टैंक की जो गहराई होती है डी, ये कितनी दी जाती है, डेप्थ 3 से 4.5 मीटर ली जाती है। 3 से 4.5 मीटर ली जाती है। और उसके नीचे जो ये आपंक होता है, जो स्लज होता है, इसकी गहराई, ये जो स्लज जोन होता है इसकी गहराई, ये जो स्लज जोन होता है इसकी गहराई वो कितनी ली जाती है, तो 30 से 45 सेंटीमीटर, 30 से 45 सेंटीमीटर स्लज की डेप्थ ली जाती है। इसी को कंस्ट्रक्शन में लिख देना है और इस प्रकार से ये बन के तैयार हो जाता है। तो ये आपका हो गया क्या, तो ये आपका हो गया सेडिमेंटेशन टैंक। कौन सा, रेक्टेंगुलर टैंक। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा आपका होता है, मैं उसको बता देता हूं। इसको आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लें और बना लेंगे, मैं इरेज कर देता हूं। दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर टैंक। दूसरा कौन सा है, सर्कुलर टैंक। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन आता है इसमें से, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। वो चाहे आपसे सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में पूछ ले, चाहे आपसे किसी भी एक टैंक के बारे में पूछ ले।
सेडिमेंट ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, तो वो होते हैं क्विसेंट टाइप सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में पूछने के, या फिर जो हापर बॉटम टैंक होता है या रेक्टेंगुलर टैंक होता है। ये फिगर वाले एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, फिक्स है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। तो ध्यान से पढ़ें और अंत तक वीडियो में बने रहें। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी। दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है सर्कुलर टैंक, दूसरा है सर्कुलर टैंक विद रेडियल फ्लो, रेडियल और स्पाइरल फ्लो। हिंदी में बोलते हैं इसको सॉरी वृत्ताकार टैंक। ये होता है आपका वृत्ताकार टैंक। अब ये कैसा होता है, तो इसका मैं सेक्शन आपको बना के दिखा देता हूं कि ये सेक्शन इसका कैसा होता है। ये कुछ इस प्रकार का फिगर होता है आपका। ये यहाँ से स्लज आउटलेट होता है। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ एक एक चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें इसको बनाने में। ये आपका क्या होता है, स्लज आउटलेट होता है। ये हमारा मोटर होता है। ये क्या है, मोटर होता है। ये इनलेट होता है। ये इनलेट पाइप है जहाँ से पानी को प्रवाहित किया जाता है इस मोटर में। ये जो पंप है इसी से पानी इसमें प्रवाहित होता है और यहाँ से पानी बाहर निकलता है। यहाँ से पानी क्या होता है, बाहर निकलता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टर बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टर बॉक्स बोलते हैं। यही डिफ्लेक्टर बॉक्स क्या करता है, पानी को डिफ्लेक्ट करता है नीचे की तरफ। पानी क्या होता है इसमें, रेडियल फ्लो होता है, यानी कि गति करता है इस प्रकार से। जब ये मोटर चलता है तो ये इस प्रकार से पानी रेडियल मोशन करता है और ये जो डिफ्लेक्टर बॉक्स है इस पानी को नीचे की तरफ मोड़ता है। तब ये पानी क्या होता है, ये पानी नीचे की तरफ आता है और फिर इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं पानी में वो नीचे सेटल डाउन होती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, सेटल डाउन होती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रैंकिंग आर्म। इसको क्या बोलते हैं, रैंकिंग आर्म।
खुरचनी भुजा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, खुरचनी भुजा। और इसमें ये जो दोनों तरफ आपको लगी हुई उस साइड में भी इस साइड में दिखाई दे रही हैं, इनको हम लोग ब्लेड्स बोलते हैं, इनको ब्लेड्स बोलते हैं। ये मोटर आपको दिखाई दे ही रहा है, ये कंक्रीट का ये बना हुआ होता है और इसी में पानी ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है, फिर यहाँ से बाहर की तरफ निकलता है। इन छिद्रों से बाहर की तरफ क्या होता है, निकलता है पानी। डिफ्लेक्टर बॉक्स का काम क्या होता है, नीचे की तरफ पानी को मोड़ना, और फिर ये पानी नीचे की तरफ आता है इस तरीके से इधर से, और फिर ये बाहर की तरफ यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है ऊपर की तरफ। जैसे ही पानी ऊपर की तरफ निकलता है तो इसमें जो सैंड के और सिल्ट के, क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन होते हैं, और नीचे जब सेटल डाउन होते हैं ये, तो यहाँ से इनको क्या किया जाता है, ये ब्लेड्स और खुरचनी भुजा की सहायता से इनको यहाँ से बाहर कर लिया जाता है, और बाकी जो पानी होता है वो इधर चला जाता है। और ये जो आउटलेट दोनों साइड में बना हुआ है, ये जो दोनों साइड में आउटलेट बना हुआ है, यहाँ से ये पानी बाहर निकल जाता है। ये होता है पूरा प्रोसेस किसका, जो सर्कुलर टैंक होता है उसका। सर्कुलर टैंक में क्या होता है, नीचे की तरफ लगा एक इनलेट पाइप होता है, उसमें एक मोटर लगा होता है, डिफ्लेक्टर बॉक्स होता है, एक रैंकिंग आर्म होती है। इन्हीं सब चीज़ों को लिख लेना है आपको। उसमें ब्लेड्स लगी होती हैं और सर्कुलरली एक चैनल होते हैं, कौन से, आउटलेट चैनल। कौन से, आउटलेट चैनल होते हैं, जिनसे पानी क्या होता है, बाहर ऊपर की तरफ निकल जाता है। और इस खुरचनी भुजा से जो रैंकिंग आर्म होती है, इसको हिंदी में खुरचनी भुजा बोलते हैं। इन रैंकिंग आर्म से हम लोग क्या कर लेते हैं, खुरच कर ब्लेड की सहायता से हम लोग स्लज को बाहर निकाल लेते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। यही पूरी वर्किंग प्रोसेस है किसका, सर्कुलर टैंक का। तो ये आपका हो गया क्या, सर्कुलर टैंक, जिसमें ये यहाँ से इसको हम लोग चाहें तो बंद कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको चाहें तो यहाँ से बंद कर सकते हैं इस प्रकार से, और ये पूरा कंप्लीट आपका हो जाता है जो सर्कुलर टैंक है वो। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो आपका है वो हापर बॉटम टैंक है। मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। हापर बॉटम टैंक इनमें से एक पूछ देता है, इसका मैं फिगर अपलोड कर दूंगा और उसको आप लोग देख लेंगे। मेरा जो टेलीग्राम चैनल होगा उसका नाम अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, होल स्टडी करके है, लेकिन उस पर अभी इसका जो ये PDF है वो अभी आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, चूँकि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसका PDF मैं होल स्टडी नाम के मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगा, तो उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर टैंक के बाद हापर बॉटम टैंक विद वर्टिकल फ्लो, उस पर चलते हैं। जो हापर बॉटम टैंक होता है उसमें, उसका भी मैं फिगर आपको बताऊँगा। फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके, तो फिगर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हापर बॉटम टैंक विद वर्टिकल फ्लो, हिंदी में बोलते हैं हापर तली टैंक। चलिए, तो इसके फिगर को मैं बना देता हूं आपके लिए, ड्रा कर देता हूं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसको समझेंगे कि वो होता क्या है। तो आइए मैं आपका फिगर बना देता हूं। ये जो होता है ये कोनिकल सेक्शन की तरह होता है। कैसा होता है, कोनिकल सेक्शन की तरह होता है। ऊपर सर्कुलर होता है और नीचे कोन की तरह होता है। कुछ इस प्रकार से ये टैंक होता है, कुछ इस प्रकार से ये टैंक होता है, कोनिकल सेक्शन की तरह बिल्कुल होता है। चलिए मैं इसका फिगर ड्रा कर देता हूं और उसके बाद आप लोग भी इसको क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। इसमें ये एक इनलेट चैम्बर होता है, ये इनलेट चैम्बर होता है जिसमें एक इनलेट पाइप लगा होता है। इस इनलेट पाइप पे ये एक वाल्व लगा होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी डिफ्लेक्टर बॉक्स लगे होते हैं, तो उस डिफ्लेक्टर बॉक्स को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ।
इसमें भी डिफ्लेक्टर ये बॉक्स लगा होता है, ये कुछ इस प्रकार से, ये जो पानी की दिशा को मोड़ देता है। इसमें से पानी नीचे की तरफ प्रवाहित होता है और इस पानी की दिशा को क्या कर देता है, ये डिफ्लेक्टर बॉक्स मोड़ देता है, ये कुछ इस प्रकार से। और फिर ये पानी क्या होता है, इधर ऊपर की तरफ निकल जाता है, इधर ऊपर की तरफ निकलता है इस तरीके से ये। और फिर यहाँ पे आपका आउटलेट पाइप लगा होता है, जिस आउटलेट से ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आउटलेट, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे आपका आउटलेट होता है, जिससे ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। दिख रहा है, इधर दिख रहा है। ये आपका इनलेट होता है, ये आपका इनलेट होता है जिसको प्रवेश हिंदी में बोलते हैं। ये आपका निकास होता है, ये इसमें भी सेम ऐसे ही डिफ्लेक्टर बॉक्स लगे होते हैं। ये डिफ्लेक्टर बॉक्स जिसका काम अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है। ये इस प्रकार से, ये जो पानी होता है इसमें से इधर आउटलेट से बाहर निकलता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हापर बॉटम बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हापर बॉटम बोलते हैं। ये यहाँ पे जो बाकी स्लज होते हैं, ये स्लज इकट्ठा हो जाते हैं। स्लज के बारे में मैंने बताया, स्लज क्या होता है। स्लज मैंने आपको अभी बताया था कि स्लज वो होता है जो अशुद्धियाँ होती है, जब एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। अब बाद में इन स्लज को बाहर निकालने के लिए होता क्या है, इन स्लज को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक स्लज आउटलेट पाइप लगा होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक स्लज आउटलेट पाइप इस तरीके का लगा होता है। ये स्लज आउटलेट पाइप लगा होता है। अब स्लज आउटलेट पाइप से जो स्लज होता है इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से बाहर खींच लिया जाता है। इसको बंद कर दिया जाता है इनलेट को, और इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्लज आउटलेट पाइप लगा होता है, जिससे हम लोग स्लज को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यही होता है आपका हापर बॉटम टैंक। हापर बॉटम टैंक होता क्या है, तो इसकी जो गहराई होती है, इसकी जो गहराई हम लोग लेते हैं वो लगभग 4.5 से 6 मीटर लेते हैं। इसकी जो गहराई लेते हैं वो कितनी लेते हैं, गहराई इधर आपको दिखाई दे रहा है, जो गहराई लेते हैं ये कितना लेते हैं, तो जो डेप्थ होती है ये हम लोग लेते हैं, ये डेप्थ होती है इसकी ये लेते हैं D = मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डेप्थ 4.5 से 6 मीटर। कितना लेते हैं, 4.5 से 6 मीटर इसकी डेप्थ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये इनलेट पाइप होता है, ये इनलेट चैम्बर होता है जिसमें से पानी को क्या किया जाता है, इसमें प्रवाहित किया जाता है। ये डिफ्लेक्टर बॉक्स होता है जो वाटर को, जो पानी होती है उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। नीचे पहले पानी जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है और इधर आकर आउटलेट से बाहर निकल जाता है। स्लज को, जब यहाँ पे स्लज इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा अधिक मात्रा में, तो इसको बाहर निकालने के लिए एक स्लज आउटलेट पाइप लगा होता है जिसमें एक वाल्व भी लगा होता है। इससे हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं और इन स्लज को जब अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो बाहर हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से खींच लेते हैं या निकाल लेते हैं। और ये इस प्रकार से पूरी विधि रही हापर बॉटम टैंक की। और इस प्रकार से जो हम लोगों का पूरा सेडिमेंटेशन है वो समाप्त हो गया। इस चैप्टर में एक और वीडियो लेके आऊँगा, ये एक वीडियो और बनेगी इसमें, जिसमें कोगुलेशन
जो कोगुलेशन होता है उसको मैं बताऊंगा। ये तो प्लेन सेडिमेंटेशन था और इसी में सेडिमेंटेशन में ही सेडिमेंटेशन दूसरा है जो कोगुलेशन विद सेडिमेंटेशन वाला है, उसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी के आपके मित्रों को भी उसका लाभ मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही और इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लेंगे। थैंक यू।